बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। मुल्क भर में आज 84वां यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है और कोई शक नहीं, हमारी तरफ से भी पूरी कौम को यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये महज एक दिन नहीं है, तजदीद अहद वफा का भी दिन है अगर अंदाज़ा लगाया जाए। ऐसे में आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने भी 23 मार्च की तकरीर से खिताब करते हुए आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मौजूदगी में कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को वतन अजीज़ की सलामती और तरक्की के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और कोई शक नहीं, बड़ी मानी खेज स्टेटमेंट भी है और कई सवाल भी उठते हैं और कई पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और तजियाकार कहते हैं कि सिर्फ ये बात ही नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब को इस सिस्टम इनिशिएटिव भी लेना चाहिए, इस पर आगे कदम भी बढ़ाना चाहिए। मुफाहमत के बादशाह में सवाल उठता है, सदर मुमलिकत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पीटीआई की मुफाहमत कराने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कोई किरदार अदा करना तो ज़रूरी है। बहरहाल 8 फरवरी के इंतखाबात को अब तकरीबन 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है, मगर इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल अभी भी बरकरार है। पहले एक डोनाल्ड लू वाली एपिसोड हुई, किसी ने आधा सच और किसी ने आधा झूठ माना, और अब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की फॉरेन अफेयर कमेटी ने पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों की तहकीकात करवाने की करारदाद मंजूर कर ली। और ख़ास बात यह है कि इस करारदाद को सिफर के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर किया गया है, यानी इसकी मुखालफत में एक वोट भी नहीं पड़ा। यूं कहिए कि हुकूमत पर रोज या सिस्टम पर रोज बरोज इस बात का दबाव बढ़ रहा है कि वो इंतखाबात की साफ शफाफ तहकीकात करवाएं। पीटीआई भी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रही है और हुकूमत इस हवाले से क्या फैसला करती है ये भी देखना ज़रूरी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी समेत बड़ी हैरानकुन बात है, 6 अहम काबीना कमेटियाँ हैं उनको तश्कील दे दिया है, मगर ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि जिस शख्स को मईशत की बेहतरी के लिए ड्राइविंग सीट दी, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को, इसे मईशत के हवाले से अहम कमेटियों की सरबराही से ही महरूम कर दिया गया है। वज़ीर आज़म तवानाई कमेटी की सरबराही खुद करेंगे, जबकि निजकारी कमेटी का सरबराह कोई और नहीं, वज़ीर ख़जाना नहीं, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब को उसका सरबराह बनाया है निजकारी का। हालांकि कहाँ से कहाँ कोई अटैचमेंट बनती नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर निजकारी कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़जाना की बजाय वज़ीर ख़ारजा को क्यों दे दी गई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मईशत को पीछे बैठकर इसहाक डार चलाएंगे जैसे माजी में ऐसा हुआ है, और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब सिर्फ मुश्किल फैसलों में तनकीद बर्दाश्त करेंगे या बुरा भला जो भी आवाम करेगी उनके साथ वो बर्दाश्त करेंगे। ये तो एक तरफ मामलात हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की भी कुछ समझ नहीं आ रही और कि उसने मज़ामत करनी है, मफाहमत करनी है। अली अमीन गंडापुर मिलते हैं, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हुकूमत गैर आइनी है, फॉर्म 47 वाली है। आज जानेंगे आखिर पीटीआई इतनी कन्फ्यूज़ क्यों है, करना क्या चाह रही है। केपी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, ये भी तनाज़ा बनता जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर अदालत से रजू करने का भी ऐलान कर दिया है, अहम तरीन चीज़ है। और सेनेट के इंतखाबात में नंबर गेम में फ़र्क पड़ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इस तरीके की कोई चालाकी कर रही है, गेम है। हाँ, उधर बलोचिस्तान में पता नहीं किसने डिसाइड करना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान को हलफ उठाया 20 दिन हो गए, मगर अभी तक काबीना की तश्कील नहीं हो सकी। इसकी क्या वजह है? ये तमाम मामलात मेहमानों के सामने रखेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। तैमूर तालपुर, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, नईम हैदर पंचोदा साहब हमारे दोस्त वकील तहरीक इंसाफ, और उनसे बहुत सी बातें हमने करनी है। और सरदार रमेश सिंह अरोड़ा हमारे साथ होंगे, जिनको आज ही सितारा इम्तियाज़ मिला, उनको इस सितारे के ऊपर भी बात करेंगे उनसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे प्रोग्राम में से पहले कि मैं सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, 23 मार्च पर आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल, नवाज शरीफ साहब आज के दिन कहाँ मसरूफ़ थे, उस पर बात करें। हमें एक मसला आवाज़ उठा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक प्रोग्राम में ना बहुत ही हार्ड लाइन ले ली इमरान खान साहब से मुतालिक। मैं चाहता हूँ सबसे पहले उसको ज़रा एड्रेस कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में इस बयान के बाद काफ़ी बेचैनी है और सोशल मीडिया तो इस वक्त भरा पड़ा है। सरदार साहब, मैं आप ही से बात करता हूँ। आपको आज ही सितारा इम्तियाज़ मिला है और वजूद हटाने पे नहीं, वजूद बनाने पे है। अक़लियतों के हवाले से, डिप्राइव्ड जो कम्युनिटी है उसके हवाले से आपने बड़े काम किए हैं। करतारपुर के हवाले से आपने बड़े काम किए हैं, जिसकी बिना पर आपको सितारा इम्तियाज़ मिला है। कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वजूद के ऊपर एक सवाल मुस्लिम लीग नून ने उठा दिया है? कैसे आप इसको जस्टिफाई करेगी मुस्लिम लीग नून? आप मुझे बताएं, आप कर सकते हैं? कि वजूद अब इसका तो बेहतर जवाब राना सनाउल्लाह साहब दे सकते हैं, बट जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वजूद से के बारे में, देखिए वजूद से मुराद वो सोच है, वो सोच जो उन्होंने इस वक्त आने वाली नस्ल के अंदर घोल घोल के पिला दी, वो सोच जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की सोच है, वो सोच जो किसी को एक्सेप्ट ना करने की सोच है, वो सोच जो इंतकाम की सियासत की सोच है, वो सोच जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रादर कि आप एक कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, आप डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं,
अब ये जो वजूद है, ये वही वजूद है जो IMF की तरफ भाग रहा है जाके कि मुझे आप इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, और भाग के आप IMF की तरफ जा रहे हो, ये पैगाम दे रहे हैं IMF को कि पाकिस्तान को आप फर्दर डिस्ट्रक्शन की तरफ जाए, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी मत दे, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। तो अब आप उस वजूद को क्या कहेंगे? क्या वो वजूद पाकिस्तान के लिए बेहतर है? क्या वो वजूद पाकिस्तान की तरक्की की अमानत है? क्या वो वजूद पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है? क्या वो वजूद पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन की और स्टेबिलिटी की जमानत है? या ये वो वजूद है जो पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता। अच्छा, सरदार रमेश सिंह साहब, आपको राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट का मतलब ये समझ आया है वजूद से मुराद वो सोच है? अच्छा, तो पूरे पाकिस्तान को इस बात की क्यों नहीं समझ आई कि उन्होंने उस वजूद के तहत एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया, उनको वोट दे दिया और बगैर इंतखाबी निशान के दे दिया? आपकी सोच इतनी डिस्ट्रक्टिव क्यों हुई है? आप सियासतदान हैं, आप हुकूमत में हैं, आपको मिल बैठ के बात करनी चाहिए। ये वजूदों का जिक्र कैसे कर रहे हैं आप लोग? ये बेहतर होता कि ये सवाल मेरे मीडिया के दोस्त उस वक्त इमरान खान से के साथ करते जब इमरान खान अपने इंतकाम में, सियासी इंतकाम में इस हद तक आगे चला गया था कि वो किसी और को एक्सेप्ट नहीं करता था, उसको किसी और का वजूद पसंद नहीं था, वो किसी और वजूद की को देखना नहीं चाहता था, वो किसी और वजूद के साथ बैठना नहीं चाहता था। ये वही इमरान खान सब थे जो जाते थे अमेरिका कि मैं जा रहा हूँ जी एक मीटिंग करने के लिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे अच्छे इकदाम उठाने जा रहा हूँ। लेकिन होता क्या था, जब वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से वहाँ पे खिताब करता तो कहता था मैं जाके नवाज शरीफ साहब का हाथ जाते ही AC, मैं नवाज शरीफ का जाते ही बेड उठवा दूंगा, मैं पंखा उठवा दूंगा। ये वो था, ये वो सोच थी। अभी आप जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम ने, तो पाकिस्तानी कौम ने वो जेल के अंदर भी है, तब भी आपको उनकी वजह से खतरा है। नहीं, हमें क्या खतरा है? इस पाकिस्तान को खतरा है, हमारा कोई उनके साथ जाती लड़ाई नहीं है। चलिए, आप उनकी सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं बतौर काबीना मेंबर? देखिए इमरान खान हमने तो उनको सिक्योरिटी दी हुई है ना, इसीलिए हम इस वक्त जेल के अंदर, हमने जेल को पूरी प्रोटेक्शन दी हमने, और कौन सी जमानत देनी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं मैदर, राना साहब के बयान पर काफ़ी हलचल है, आज आपका ट्वीट भी चल रहा है और मुतालबा भी है कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर एक अदद मुकदमा दर्ज किया जाए। कहाँ दर्ज करेंगे? पंजाब या वफाक में तो उम्मीद कोई नहीं है। KPK का प्लान है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपने टाइम दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो राना सनाउल्लाह इस हवाले से पहले भी कह चुके हैं कि या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। और इससे थोड़ा हट के अगर प्रैक्टिकली देख लें तो आपने देखा होगा कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो उस वक्त जो है वज़ीर दाखिलत थे, और खान साहब के ऊपर जिस तरह से वज़ीराबाद में हमला हुआ था, उनकी FIR वो भी दर्ज नहीं हुई उस वक्त। और उसके साथ साथ ये भी देखें कि जमान पार्क में जब ऑपरेशन हुआ था, हमारे लोगों के ऊपर जुल्म सितम किया गया, लोगों को जो है वो वहाँ पर ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया, लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर 18 मार्च को जब इमरान खान साहब पेश हुए तो उस वक्त भी आप देख लें कि आपके सामने है कि खान साहब के ऊपर अटैक किया गया था, और बजाय ये कि उन्हें पेश होने दिया जाता, लोगों के ऊपर चैलेंज की गई, डंडे बरसाए गए, लेकिन बजाय ये कि उन लोगों के ऊपर FIR होती, वज़ीर दाखिला के ऊपर FIR होती, खान साहब और तमाम कारकुनान के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई जो अभी भी मुकदमात चल रहे हैं। अब ये बयान जो इन्होंने दिया है, इसके ऊपर क्या PMLN ने कोई नोटिस लिया है? क्या किसी ने, इनकी जमात के सरबराह ने कोई उस बयान की वो उसके खिलाफ कोई उसको शोकाज या कोई चीज़ भेजी है? क्या आप एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह के बारे में इस तरह से गैर ज़मादाराना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? वो किसी ने नहीं नोटिस लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग पंजाब के सदर हैं जिन्होंने ये बात कही है ना, राना सनाउल्लाह साहब। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? रिकमेंडेशन क्या है कोर कमेटी के इजलास में आप लोगों की? मैंने कोर कमेटी के अंदर ये पुट किया है, इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम ज़रूर एक्शन लेंगे, और आप देखेंगे कि वो एक्शन आपके सामने आएगा। वक्त से पहले मैं नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन हम ज़रूर इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। और राना सनाउल्लाह और इसके जितने सहूलतकार या जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई का मुतालबा करेंगे कि उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि ये क्यों ऐसी स्टेटमेंट इसने दी है। इसमें सबसे जो ज़रूरी एलिमेंट देखने वाला ये है कि खान साहब इस वक्त कस्टडी जो है वो किसकी कस्टडी में है? तो वो इस वक्त जो नून लीग की हुकूमत है, पंजाब में हो या वफाक में हो, तो उनकी कस्टडी के अंदर हैं।
और इस तरह की स्टेटमेंट देना जहाँ पर इमरान खान साहब के ऊपर हमला भी हुआ, जिसमें खान साहब ने FIR दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक रजू किया, जो FIR दर्ज नहीं हुई, और आज आकर ये स्टेटमेंट देना इनकी कि वो उसका वजूद जो है वो ना हो, यानी कि वो ये कह रहा है कि इमरान खान का अगर वजूद होगा तो ये मुल्क नहीं चल सकता। भाई तुम मामे लगते हो इस तरह की बात अच्छा, करने नहीं हम आगे बढ़ जाए, ये शायद अफरीदी साहब के साथ क्या मसला हुआ है, बिठाना ही नहीं चाहिए, ये बताएं। जो इस तरह की घटिया स्टेटमेंट्स देते हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी। इस वक्त लोगों के इमोशंस जो हैं वो डेफिनेटली इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का मुकदमा, कश्मीर का मुकदमा, फ़लस्तीन का मुकदमा, हर फॉरम के ऊपर उन्होंने हर तरह से मुसलमानों के हक में आवाज। अच्छा नहीं, मैंने एक और सवाल भी पूछना है ज़िमनी आपसे, एक ज़िमनी सवाल और पूछना है। नहीं, आवाज आ रही है मेरी आप तक? रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर इस तरह की ये स्टेटमेंट्स देंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो आएगा। अच्छा नहीं, मैंने ज़रा मुख्तसर सा जवाब दे दें, फिर मैंने तैमूर की तरफ जाना है। मुझे ये बता दें कि ये शायद अफरीदी साहब के साथ क्या मसला हुआ है, वो अचानक रडार पे क्यों आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये मुझे बताइएगा। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि आप लोगों का रवैया ऐसा हो गया, क्या कहा है उन्होंने? शाहिद अफरीदी साहब ने? जी जी, देखें, शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर ज़रूर क्रिटिसिज्म होगा कि आप देखें ना कि एक कौम के आप हीरो, एक खिलाड़ी, आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, और अगर आप उसके ऊपर खामोश रहेंगे कि लोगों के साथ क्या सलूक हुआ, ख़वातीन के साथ क्या सलूक हुआ, फंडामेंटल राइट्स की क्या वॉलेशन हुई, और आप एक जो सो कॉल्ड वज़ीर आज़म है जिसको अवाम ने मुंतखब भी नहीं किया उसे मुबारकें देंगे और ये कहेंगे कि NRO जो है वो इदारे देंगे, वज़ीर आज़म नहीं देगा, वो नहीं करेगा, तो इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो लोग तो रिएक्शन देंगे। तो लोगों का रिएक्शन आप के ऊपर आएगा जब आप हक की आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, लोगों के हक में नहीं बोलेंगे, लोगों के ऊपर जुल्म सितम के ऊपर नहीं बोलेंगे, और आप उन लोगों को जाकर मुबारकें देंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार, बैंक बैलेंस, जायदादें बनाने के लिए इस मुल्क के ऊपर फर्जमान हमेशा रहे हैं, और इस दफे भी उनकी यही ठीक है, क्योंकि उन्हें एहसास तो है नहीं कि गरीब किधर जा रहा है, सिर्फ टिकटॉक बनानी है। अच्छा, इस वजह से उनके ऊपर तनकीद बनती है। तो शेर अफजल मरवत को क्यों नहीं समझाते आप ये बात? वो कहते हैं मेरा हीरो है, वो उससे मुतल्लिक ये बातें ही गलत हैं, जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जितने सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनको कहूंगा कि शायद अफरीदी से मुतल्लिक इस तरह की बात ना करें। तो शेर अफजल मरवत को तो पहले मना लें। देखें, पहली बात तो यह है कि शेर अफजल मरवत की अपनी राय हो सकती है, वो उनके साथ उन्होंने जो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने शाहिद अफरीदी का और शहरियार अफरीदी का जिक्र किया। शहरियार अफरीदी और शाहिद अफरीदी में बहुत फ़र्क है। शहरियार अफरीदी ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो गिरफ्तार, जिस तरह से उसे अगवा किया गया, जो उसके ऊपर जुल्म सितम उसकी फैमिली के साथ, और जिस तरह से 13 दफ़ा 3 MPO के तहत उसे उठाया गया, तो शाहिद अफरीदी ने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की। शाहिद अफरीदी तो एक बयान भी नहीं दे सका। तो नो डाउट उसमें और दोनों अफरीदियों में फ़र्क है। मैं खुद कह रहा हूँ कि जो शाहिद अफरीदी साहब हैं उनके बिल्कुल हम फैन थे, लेकिन जब ये सारी सूरत हाल के अंदर वो खामोश रहे और उस वज़ीर आज़म को जो आवाम की ताकत से मुंतखब भी नहीं हुए, और उन लोगों को जो हमेशा डील का रास्ता इख्तियार करके फॉर्म 47 के ऊपर फैब्रिकेशन करके वो आए हैं, तो उनके हक में बोलना, या इमरान खान के हक में, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या मुल्क के, आप देख रहे हैं कि खान साहब के हक में बेशक ना बोलें, लेकिन लोगों के साथ जो जुल्म हो गए, आज सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, जो किसी तरह से ना आईनी तौर पर कबूल है ना कानूनी तौर पर कबूल है, लेकिन इसके ऊपर भी क्या उन्होंने कोई रिमार्क्स लिए? खान साहब के ऊपर हमला होता है, लोग हमारे शहीद, और नहीं, आपकी चेक आ गई है, मैं अब जरा आगे बढ़ जाऊं, अब दीगर इश्यूज पे बात करनी है। तैमूर, मुझे आप बताएं, आज सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने वजीर आजम की मौजूदगी में, आर्मी चीफ साहब की मौजूदगी में तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर साथ चलने के हवाले से तलकीन की है, और मेरा ख्याल है 23 मार्च के लिए इससे बड़ी स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती अगर उन तकारीर का वजन भी हो और उन तकारीर को बामानी अंदाज में अवाम भी ले और स्टेक होल्डर्स भी लें। तो आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ चलने की दावत देगी पीपल्स पार्टी अब इस प्लेटफॉर्म पर जब जरदारी सदर मुमलिकत है? देखिए नहीं, मेरा आपसे सवाल नहीं, तैमूर से सवाल है। जी तैमूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सदर जरदारी अपनी मफाहमत की सियासत की वजह से बहुत मशहूर है, उनका बड़ा नाम है। उनकी आज जो सियासत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिर्फ नहीं, आज उनकी सियासत पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वाइवल और स्टेबिलिटी के लिए चल रही है। उन्होंने अपनी सब बातें इस मुल्क के पीछे छोड़ दी हैं। आज भी इन हालात में
जब आपने देखा, जब गवर्नमेंट हमारी फॉर्म नहीं हुई थी, जब हम इलेक्शन जीत के आए थे, तब भी हमने सब पार्टीज़ को कहा कि आज वो वक्त है जब पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। हमें अपनी सियासी अना ज़ातियात को छोड़कर अगर इस मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे तो बहुत हालात और बदतर हो सकते हैं। जब हमने अपनी सारी अना छोड़ दी तो फिर और किसी की क्या अना। वो शख्स जो 13 साल अपनी ज़िंदगी के जेल के अंदर गवा के आ गया, जिनकी बेगम साहिबा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मर्डर कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, उनके ख़ानदान के दीगर लोगों को शहीद कर दिया गया, अगर वो हर चीज़, हर ज़िद, हर अना छोड़ने को तैयार हैं तो ये इमरान नियाज़ी क्या चीज़ है। हमने इनको भी पेशकश की, इनको कहा कि आएँ, साथ बैठें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। पर क्योंकि आपने देखा जब से इमरान नियाज़ी की सियासत शुरू हुई, जब से इनको फ़ौज ने बैसाखियाँ दी, तो ये ख़ुद तो चलने से रह चुके हैं। वो बैसाखियाँ अब इनके पास हैं नहीं कि इनकी मदद करें। तो वही शख्स जो कहता था क्या हुआ सदर जरदारी के साथ जेल में, उनको तो मिनरल वाटर का पानी तक मुयस्सर नहीं किया गया, पर आज इमरान नियाज़ी 35 लाख रुपए 6 महीने में पाकिस्तानी एक्सचेकर के टैक्स पे करके खा चुका है। अपनी देसी मुर्गियाँ, देसी अंडे, देसी घी, देसी पराठों के अंदर अभी तक हजम हो चुके हैं और पता नहीं आगे क्या क्या होगा। ये वही शख्स है, ये बैसाखी अब किसके पास है? राना साहब ने बात की, मेरे ख्याल से सियासी बात थी। तैमूर मुझे बताएं, मैं सदर मुमलिकत से सियासी गुफ्तगू का इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आज दिन बहुत बड़ा है। मुझे तो ऐसा लगा उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर से मुराद पीटीआई को भी लिया। खैर, आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं। ये बैसाखी अब किसके पास है जो एक जमाने में इमरान खान साहब के साथ थी और जो अब छीन ली गई है? वो बैसाखी की अब ज़रूरत नहीं है। एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है, जिस इलेक्शन में जो मेजॉरिटी है पार्टीज़ की सारी इकट्ठा बैठी है, जो भी पाकिस्तान के फेवर की पार्टीज़ हैं, जो भी इस मुल्क के साथ सच्चे हैं, आज सारे एक पेज पर हैं। और वो लोग जिनने पूरी कोशिश की कि IMF का लोन इस बार भी ना मिले और पिछली बार भी पूरी कोशिश की कि ना मिलता और ये मुल्क दिवालिया हो जाता, उस एक पार्टी के अलावा सारे लोग एक पार्टी बनकर इस मुल्क के फेवर में खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। और हमारा आज भी हर वो शख्स, हर वो जमात, हर वो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो जो इस मुल्क की बेहतरी समझती है, मेरे ख्याल से आज वन पेज पर है। अच्छा, आप सिर्फ पार्टियां आप नून लीग के साथ वन पेज पे हैं IMF के पैकेज के ऊपर, IMF की शराइत के ऊपर, जिसमें प्राइवेटाइजेशन शामिल है इदारों की, जिसमें 18वीं तरमीम के कुछ नुकात शामिल हैं, NFC अवार्ड का कुछ मामलात हैं। क्या आप इन तमाम कंडीशंस के साथ IMF का जो पैकेज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बकौल आपके सियासी जो हुकूमत है जो वो करने जा रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया उन्होंने, आप साथ हैं उनके? देखिए जी, हम एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला रखते हैं। हर वो चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसमें सपोर्ट करेंगे, हर वो चीज़ जो पाकिस्तान के फ़ायदे में उसमें सपोर्ट करेंगे। और आपने देखा बीच में जब 7 ऑर्डिनेंस एक दिन में निकल रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया और वो ऑर्डिनेंस रुकवा दी। हमने कहा हाउस के अंदर कि ये जो है तरीक़ेकार गलत है, ये सारे कानून बन सकते हैं और कानून बनने चाहिए, और फिर वो हाउस कमेटी को चीज़ें रेफ़र हो गई। तो इस तरह से अभी भी प्राइवेटाइजेशन की अगर बात आती है तो हमने अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर किया है। अगर हम सिंध में थरकोल प्रोजेक्ट कामयाब कर सकते हैं, अगर हम सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स कामयाब कर सकते हैं, तो हम PIA को भी चला सकते हैं। तो हमारे जो एसेट्स पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान के बाहर हैं, हम उनको भी बेहतर आगे लेके चल सकते हैं। पर हमारी बदकिस्मती है कि 4.25 साल जो हुकूमत की इमरान नियाज़ी ने जो करप्शन की जो खाना ख़राब किया हमारे मुल्क की इकोनॉमी का, तो उसके बाद ये मुश्किलात हमारे सामने हैं। पर कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत हैं, जो हम कभी होने देंगे। NFC अवार्ड पर ऑलरेडी नून लीग क्लियर कर चुकी है कि दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो शेयर सूबों का है वो बढ़ सकता है, वो कम नहीं हो सकता। और मैं उम्मीद रखता हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह एक पेज पे होंगे इस मुल्क की बेहतरी के लिए। वैसे ये बात आपको IMF को मनमानी है, शायद नून लीग को नहीं मनमानी, वो तो हर चीज़ आपकी मानने के लिए तैयार है। रमेश सिंह साहब, अब मुझे ये बताएं, इसाक डार साहब को निजकारी कमेटी की सरबराही दी गई है। भाई वो वजीर खारजा निजकारी कमेटी की सरबराही क्यों करेंगे? इसके पीछे क्या हिकमत अमली है? वजीर खजाना साहब को क्यों नहीं इतना कर रहे आप लोग? लेके तो आए, बल्कि लाए तो गए। आप क्यों लड़ाई करवाना चाहते हैं इसाक डार साहब की और वजीर खजाना की? ये तो बातें ही वही है, लड़ाई वाली बातें, और क्या बातें? देखिए इसाक डार साहब हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर चलाई। और वो जब पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस पर निजकारी पे बातें हो रही थी, उन्होंने बहुत सारी निजकारी पे कमेटीज़ दी, उन्होंने बहुत सारे उस पर काम किया।
आज अगर वो निजकारी की जो कमेटी है उसको अगर वो चेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका मतलब है वो इस पर सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो हम ये इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट समथिंग कि किसी को हटा के किसी को लगा दिया, या तो ना किसी को हटा के किसी को लगा दिया और फिर आप ये कहें। तो सर माजी में कौन होता है इसका सरबराह? काम क्या रमेश साहब, मुझसे ना बात आपने पर्टिकुलर करनी है, मुझसे सियासी गुफ्तगू नहीं करे ना। मैं ये कह रहा हूँ माजी में इस कमेटी का सरबराह कौन होता है? वजीर खजाना के वजीर खारजा? सर आपको लग रहा है मैं सियासी गुफ्तगू कर रहा हूँ? मैं तो सियासी गुफ्तगू कर ही रहा, मैं तो आपको एक बात मैं रमेश भाई यही तो पूछ रहा हूँ, इसकी वजह क्या बनी? मेरा सवाल पूछ लेना, सुन लेना अगर आप मुकम्मल, तो आपको जवाब देने में बहुत आसानी होगी। आपको जवाब देने में, एक शख्स इस वक्त लंदन में बैठे हैं, ठीक है, हमारे वजीर खारजा, उनकी अभी एक तो वो भी नई डोमेन है, अभी उनको वो काम भी पूरा मुकम्मल तौर पर सीखना है। वजीर खारजा एक आप लेके आए हैं, निजकारी कमेटी का सरबराह वजीर खजाना होता है हमेशा, वजीर खारजा कैसे हो सकता है? मैं ये बता रहा हूं, उनकी एक्सपर्टीज अब खत्म हो गई, उनको उस तरफ रहने देना जिसकी वजारत है उनके पास। मेरी अर्ज भी सुन लीजिए। जी सर, आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। देखिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये वजीर खजाना थे तो ऑलरेडी निजकारी कमेटी को देखते थे। अभी इस वक्त क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनको ये असाइनमेंट दी गई है और ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दी गई है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है ना कि उन्होंने अपना कौन सा काम किस टीम मेंबर से करवाना है। तो अगर वो वजीर खारजा है तो हमारी टीम का हिस्सा है, उन्होंने पहले ऑलरेडी ये वजीर खजाना के तौर पर काम किया हुआ है और इसमें नथिंग स्पेशल के कोई किसी को हटा के किसी को लगा दिया, ऐसा नहीं है। उनको ये इसलिए दी गई कि वो इस काम को बहुत अच्छे तरीके से पहले उन्होंने देखा था, समझा था। इस वक्त उनको ये दी गई कि आप इसको ज़रा निजकारी को देख लें, इसमें कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये कि किसी को हटा के हमने उनको लगा दिया है। जी अच्छा ठीक है। मैं इससे पहले कि नहीं, मैं आपका जवाब बड़ा तफसीली होता है और मैंने आपसे भी यही सवाल करना है कि ये कौन सी मैनेजमेंट है जिनको इनको चाह और मान के साथ लेके आएँ, उनको उनका पूरा प्रोफाइल ही उन तक तफवीज़ नहीं किया जा रहा। और फिर एक और चीज़ सामने आ रही है जो माजी में 16 महीने की हुकूमत में हमने देखी। यहाँ हम तो इन सवाल होगा नहीं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नहीं, मुझे एक सवाल ज़रा क्लियर कर दें क्योंकि अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान तहरीक साहब का ये सवाल क्लियर नहीं हो सका कि नून लीग का ये एतराज़ है कि जो फ़ॉरेन कमेटी थी जिसने करारदाद मंजूर की है पाकिस्तान के इंतखाबात में तफ्तीश के हवाले से, इंक्वायरी के हवाले से, डोनाल्ड लू ने इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का जो बयान दिया है वो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबी का किया धरा है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम लिया, आप लोगों ने पैसे इतने ज़्यादा लगाए, गैर मुल्की फ़ंड इतने ज़्यादा लगाए, जिसकी बिना पर बिलाखिर अमरीकी कांग्रेस की जो ज़िली कमेटी है उसने डोनाल्ड लू को भी बुलाया और फिर ये वोटिंग भी, करारदाद भी मंजूर कराई। ऐसा क्या बहुत मजबूत है अमेरिका में? जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये तो ये बात करेंगे क्योंकि इनके पास जो है वो कोई चीज़ उसका जवाब है नहीं। धांधली इन्होंने की है। फॉर्म 45 ना ये किसी अदालत में लेकर आते हैं, ना किसी इलेक्शन कमीशन में लेकर आते हैं, ना किसी ये प्रोग्राम में लेकर आते हैं, बल्कि सिर्फ यही कहते हैं जी कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जाएं तो वो कहते हैं जी ट्राइब्यूनल बन रहा है, हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जा कहता है कि आप इलेक्शन कमीशन जाएं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, ताकि वो जो 5 साल हैं वो गुजर जाए और उसके बाद जो है वो फैसला आए जी कि वाकई जी ये तो 50 करके नून लीग या पीपल्स पार्टी हार गई थी, लेकिन वक्त गुजर जाएगा। अब अगर 40 साल के बाद ही फैसले देने जैसे जुल्फकार भुट्टो केस में दिया गया है तो फिर पाकिस्तान क्या ऐसे चलेगा? हम तो कानून की बालादस्ती के लिए ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है उसे दिया जाए। और डोनाल्ड लू ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। उसने ये भी तस्दीक कर दी है कि वाकई पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर पाबंदी है। उसने ये बात भी साबित कर दी है कि 9 मई के तहत इनके ऊपर मुकदमात जो है बनाए गए और ये सारी सूरत हाल जो है इसमें फंडामेंटल राइट की वॉलेशन और वो सारा जिक्र हो चुका है। मगर उन्होंने इस बात की भी तस्दीक किया है कि सैफर का कोई वजूद नहीं है, हमने ऐसी कोई धमकी नहीं दी। इस बात को भी तो तस्लीम करें। देखें, उसके ऊपर जो वाज़ेह तौर पर जो जिस चीज़ का वो मुल्ज़म है उसका तो वो डिनाइल करेगा ना, क्योंकि उससे जब ये सवाल किया कि क्या तुमने धमकी दी है तो डेफिनेटली वो उसका यही कहेगा कि जी नहीं मैंने तो नहीं दी। कोई भी चोर जो है वो नहीं मानेगा कि मैंने चोरी की है। अब बात यह है कि असद मजीद जो है उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, जो हम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि वो आकर बयान दें कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई थी, जो एक उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म सो कॉल्ड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हेल्ड की थी, जिसमें उसने तस्लीम किया था कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद ही डी मार्च का जो है वो फैसला हुआ। तो फिर इस चीज़ का जवाब जो है असद मजीद को देना चाहिए।
लेकिन ना असद मजीद आकर जवाब देता है, ना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उससे डिनाइल किया जाता है, बल्कि जो डी मार्च किया गया उसके ऊपर ये कहा जाता है कि ये नॉर्मल रूटीन का मामला है। नॉर्मल रूटीन का मामला नहीं होता। जब आप अमेरिका के साथ पूरी तरह से गुलामी में इन्वॉल्व हों और आप चाहते हों कि उनके साथ हमारे तल्लुकात भी बेहतर हैं, तो फिर जहाँ पर तल्लुकात आपके ठीक हों वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते कि एक कोई मामूली बात के ऊपर जो है वो अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से कहाँ रिलीफ हासिल हो सकता है आपको? सिचुएशन आई जहाँ पर आके आपको मजबूरन ये करना पड़ा। ठीक है, अब बात यह है कि इमरान खान ने मुल्क की सलामती के ऊपर ये बात की, तो बजाय इसके कि उन लोगों को जेल में डाला जाता, खान साहब को जेल में डाल दिया। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे ये बताएं सुप्रीम कोर्ट पे कहां तक आप रिलाई कर रहे हैं? कहां से रिलीफ मिल सकता है मखसूस नशिस्तों पर? और अब तो आप उधर इंतखाबी धांधली के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, कितने फीसद उम्मीद है कि आपको रिलीफ मिलेगा, या कोई खास परसेंटेज आपने रखी है? कुछ खास हलकों तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे आप लोग? देखें, पहली बात तो यह है ना कि इस मुल्क के अंदर जो चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क की सारी अदालतों के सरबराह हैं, जहाँ से अगर कोई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आवाज़ उठे तो पूरे मुल्क में तमाम अदालतों को कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, या आप देख रहे हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है वो ज़रा ठंडी पड़ी हुई है। वो किस तरह से है कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के हवाले से दरख्वास्त जो है वो फिक्स नहीं होती। आपने देखा कि जो अब बेंच बनाया गया है, जो आपने मिलिट्री ट्रायल के हवाले से देखा, तो उसके लिए भी 6 रुकनी बेंच जिसमें अतर मनल्ला साहब और एक और मौजूद जज जो हैं उनको नहीं डाला गया, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर थोड़ा सा रखते हैं। अब इसी तरह की अगर चीज़ें देखनी है तो मैं तो नहीं देखता कि इसके ऊपर कोई हमें दरख्वास्त देने की ज़रूरत थी, बल्कि वो खुद देखते। जब रात को अदालत 12 बजे खुल सकती है, वो कहते जी कि जहाँ जहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, शौकत बसरा साहब आकर खड़े हुए कि मेरे पास फॉर्म 45 है, मैं जीता हुआ हूँ, तो वहाँ पर वो 100 मोटो लेते और बुलाते तमाम जमातों को और कहते कि फॉर्म 45 लेकर आए, मैंने अभी घंटे के अंदर फैसला करना है। ये कौन सी इतनी पेचीदा बात है? अगर आपने 5 साल के बाद जाकर फैसला देना है तो फिर आपके उस भुट्टो वाले फैसले की क्या फायदा, जिसमें आप कह रहे हैं जी कि इंसाफ उसको मिल रहा है और इतना जो है 45 ईयर्स गुजर गए। फिर आप खुद इस के अंदर जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कार्रवाई करनी हो, आप उसका हिस्सा बन रहे हैं, और जहां पर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक किसी केस को सुनना हो, कोई धरना केस हो। तैमूर साहब, आप लोग आवाज बुलंद कर देना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपके मौक़िफ़ में तो थोड़ा सा फर्क है। तैमूर साहब, आप इनके साथ आवाज बुलंद कर दें। जरदारी साहब मफाहमत की बात कर रहे हैं, अब आप ये भी देख लें, इतना कमजोर मामला है, पाकिस्तान के वजीर दिफा को सबका एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने पर धमकियां भी मिल रही हैं, आप लोगों ने कहीं से कंडेम्ड ही नहीं किया। देखिए जी, एक मेजर फ़र्क है। हम ज़रूर मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं, पर हम में और पीटीआई में फ़र्क ये है कि हमने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है और उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया है। हमने हर वक्त में, हर सिचुएशन में पाकिस्तान के फेवर में, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के फेवर में बात की है, और इन्होंने हमेशा उलट करके दिखाया है। ये जो आज बात कर रहे हैं, किसी को अमेरिका का चेला कह रहे हैं, सबसे बड़े अमेरिका के तो चमचे ये इमरान नियाज़ी साहब खुद थे, जिसका सबूत यह है जब अपनी सियासत बचाने के लिए इस मुल्क को पॉलिटिकल डिप्लोमेसी करने के बजाय मुल्क को मुश्किलात में डाला, तो उस वक्त इन्होंने ही, आपको और मुझे पता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स फर्म्स को दिए ताकि इनकी लॉबिंग करें और इनकी रिकन्सिलिएशन कराएं अमेरिका के साथ। ये आपसे मेरे से ढुकी छुपी बात नहीं है। ये जो फंड्स गए, कहाँ से गए, सारे हमारे साथ हैं। आप चाह रहे हैं कि एक ऐसी जमात के साथ खड़े होकर आवाज़ निकालें और लगाएं उनके साथ, जिस जमात ने असेंबली के फ्लोर पर गाजा की रेजोल्यूशन के लिए नो 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 के नारे मारे। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इजरायली फंडिंग इनको मिलती है। तो आप जो है ना, हमारी सोच में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम पाकिस्तानी, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं। ये इमरान नियाज़ी के जाले हैं जो उसके लिए जान दे सकते हैं। उसके लिए लोगों ने ऑलरेडी इस मुल्क को बहुत मुश्किलात में डाला है, और आगे देखेंगे जब मौका मिलेगा ये फिर उस मुल्क को उन्हीं मुश्किलात में डालेंगे। अच्छा, मुझे एक बात अपनी मौजूदगी में जरा बता दें, क्योंकि यंग ब्लड है और किसी भी सियासी जमात को, और आपकी क़यादत भी यंग है बिलावल साहब की शक्ल में, और आप भी उनके करीबी रुफ़क़ाए कार में से होते हैं। फैसल वाडा का क्या स्टेटस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? उनको वोट दे के आप लोग सेनेटर क्यों बनाएंगे? क्या दिया उन्होंने कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? बेनज़ीर भुट्टो साहब या जुल्फ़कार अली भुट्टो के कास पर उन्होंने क्या कुर्बानी दिया है? फैसल वाडा साहब के लिए बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा एहतराम है, पर फैसल वाडा साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना ही वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे आ रहे हैं, ना ही उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक भी वोट मिलेगा। हाँ, उनकी एक अच्छी सलाम दुआ है सदर जरदारी से। वो जरदारी साहब को अपना सियासी वालिद मानते हैं। जरदारी साहब
बहुत ही प्यार मोहब्बत इज़्ज़त देने वाले शख्स में से शख्स मशहूर हैं और हर किसी को इज़्ज़त देते हैं, पर ये हमारी सियासत से बिल्कुल अलग है। अगर वाडा साहब को हमें सपोर्ट करना होता तो पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते, फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई करते, और फिर अगर उस टिकट के बाद उनको कोई आसरा उम्मीद मिलती तो आप ये सोच सकते हैं कि हम उनको वोट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक भी वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी कैंडिडेट को नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, यानी आप हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल वाडा को सपोर्ट नहीं करने जा रही, अगर करेगी भी तो सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम करेगी, ठीक है, यही बात है ऑन द रिकॉर्ड आप कह रहे हैं? एमक्यूएम करें, इंडिपेंडेंस करेंगे। अच्छा, एमक्यूएम या इंडिपेंडेंस करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक भी वोट इनकी तरफ नहीं जाएगा। ठीक 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 है। अच्छा रमेश सिंह अरोड़ा साहब, शौकत अजीज सदीकी साहब ना का कल उनका स्टेटस बहाल हो गया एज अ जज, अब वो रिटायर हैं, तो उन्होंने कहा मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है, उन लोगों का एहतसाब होना ज़रूरी है जिन्होंने मुझ पर दबाव डाला, मरियम नवाज़ या नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक। तो क्या आप उनके मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं? आप उन अफराद के एहतसाब से मुतल्लिक आवाज़ बुलंद करेंगे? देखिए, हमने तो हमेशा का इस मुल्क के अंदर सबका एहतसाब होना चाहिए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने 9 मई को इस पाकिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंदी रचाई, जो दहशत गर्दी रचाई, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। नहीं, वो जनरल बाजवा जनरल फैज से मुतल्लिक बात कर रहे हैं ना, अभी 9 मई छोड़ देना। हमने मैं फर्देबाद की बात नहीं कर रहा, जिसने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है उन सबका एहतसाब होना चाहिए। हमने कभी पिक एंड चूज नहीं कहा, हम कहते हैं हम भी हैं, हम सब भुगते हैं भी एहतसाब में, हम किसी की पिक एंड चूज की बात नहीं करते। जिसने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, गलत किया, उन सबका एहतसाब होना चाहिए। सबको अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी मौजूद है, वो तो कहते हैं आपने भी इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है, पीपल्स पार्टी को उनके मुखालिफ कहते हैं, पीटीआई को उनके मुखालिफ कहते हैं। मैं आपसे जो सवाल करता हूं मुझे उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाई मैं जवाब दे, अब आप कहें कि मैं आपकी बात अपने मुंह से करूं तो नहीं सर, नहीं, मैंने तो आपसे सवाल किया शौकत अजीज सदीकी। नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं यहाँ पे आपकी बात को उठा के अपनी जुबान से तो नहीं कहूंगा ना, मुझे जो लगेगा बेहतर है, जो मुझे जो मेरी समझ नहीं, आप मत करें ना, आप ये प्रोग्राम वन साइडेड चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप ये प्रोग्राम हमेशा वन साइडेड। सर मैं शौकत अजीज सदीकी साहब का सवाल कर रहा हूँ, हम उसे 9 मई का जवाब दे रहे हैं। आप मेरा रिकॉर्ड करें। नहीं रमेश, नहीं भाई, मैं ऐसी बात नहीं है ना, मैंने आपसे सवाल किया ना, मुझे उसका जवाब चाहिए। चलते हैं, मैंने रमेश भाई मुझे उसका जवाब चाहिए जो मैंने आपसे सवाल किया। नहीं, आप पहले मेरी बात सुने, आप एक तरफ को देते 20 मिनट, दूसरी तरफ मैं बात करता हूं, दरमियान में देते हैं। मैंने कल भी कहा था मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आऊंगा, फिर आप बाद में टिकट हमने पीएम आए हमारे वो नहीं आते। नहीं, आप मत करें ना, आप मेरी बात कर डिक्टेट करें। मुझे मेरी बात करने थे, मुझे मेरे सवाल का जवाब करें, मुझे आपने जब मुझे बुलाया, मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया कि सबका एहतसाब होना चाहिए। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, सबका एहतसाब होना चाहिए। तो फिर आपका एहतसाब भी होना चाहिए, सबका एहतसाब होना चाहिए। आप क्यों सबको हमने किया ना, हमने कम नहीं किया, आपने कम हमें जेलों में नहीं डाला, आपने नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को उठा के लेके गए और वो कहता रहा। सवाल मैं शौकत अजीज सदीकी कर रहा हूं, नवाज शरीफ को उठाने की बात तो हो ही नहीं रही। मैंने कहा भाई, मैं ये कह रहा हूं भाई, आप मुझसे सवाल करें कि एहतसाब तो एहतसाब हमारा हुआ ना। आप क्यों वन साइडेड प्रोग्राम चल रहे हैं? आप वन साइडेड प्रोग्राम चलाते, आपको नहीं सेव देता। कैसे वन साइडेड चला रहा हूं मैं? आपसे आपकी बात पूछ रहा हूं, जवाब ही नहीं दे रहे भाई। आप नो आप वो जो आप चाहते हैं, जो आपकी मंशा के मुताबिक। चले मैं क्या चाहता हूं आप बताएं, मैं क्या चाहता हूं आप बता दें सर। भाई आपको मैंने कहा, आपने कहा, मैं ये कह रहा हूं इस मुल्क के अंदर, आपने एहतसाब की बात की, मैं अल-एलानिया कह रहा हूं, इस मुल्क के अंदर जिसने गलत किया सबके एहतसाब होने चाहिए। आप क्यों बचा रहे हैं 9 मई वालों को? आप क्यों 9 मई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जब 2018 था, चले आप अपनी 2018 का इलेक्शन हुआ, आप इनसे ये क्यों नहीं कहते कि आप ये क्यों नहीं इनसे पूछते? 2018 का इलेक्शन था, उस वक्त ये ढूंढा लूक किधर थे, उधर अमेरिकन किधर थे? उस वक्त इनको क्यों नहीं याद आया कि उनको बुलाते? और जब सिलेक्ट वज़ीर आज़म पे खुद ये डेस्क में जा रहे थे, ये सोए हुए थे, उस वक्त क्या मसला था? जाना चाहिए था इनको, उस वक्त ही कहते आए जी। अच्छा, आपकी बात कंप्लीट हो गई? किया गया है और हमें आपकी बात कंप्लीट हो गई सर? बात कंप्लीट नहीं हुई ना, नहीं बिल्कुल नहीं हुई बात कंप्लीट। आप मुझे बात कर रहे थे और बाकायदा तौर पे अब इन्होंने लॉबियस्ट फर्म हायर की हुई है। तैमूर आपको भी हंसी आ रही है, मैं क्या करूं? मैं सवाल क्या करता हूं, मुझे जवाब क्या देते हैं? अच्छा खासा दिलेरों वाला जवाब बनता था इधर। मैं शौकत अजीज सदीकी साहब को आप क्योंकि आप चाह ये रहे हैं कि आपका टिकर बन जाए। देखे जी, मैंने सवाल पूछा, ये जवाब आप कतन मत करें, मैं कतन ऐसा नहीं जा रहा। साइडेड प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। आप एक मीडिया के बंदे है ना, तो आप फिर मुझे सवाल करें, मेरा जवाब सुनते हैं, मैं जो भी जवाब दूं आपका काम है। आप मुझे मत टोके ना।
दूसरे एंड पे आप जिस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं आप उनको पूरे मैं उनसे जो सवाल कर रहा हूं मुझे वो जवाब दे रहे हैं। आपसे जो सवाल कर रहा हूं आप दूसरा जवाब दे रहे हैं। मुझे भी पूरा हक है ना भाई, आप मुझे पूरा हक है, आप मुझे देंगे मशवरा के मैं कौन सा जवाब दूं? सर मेरा सवाल का तो जवाब करना है मैंने आपसे। मेरा भाई मैंने 1999 में क्या हुआ था? आज के प्रोग्राम का इशू वो नहीं है। आप मुझे बताएं, आपका एहतसाब नहीं होना चाहिए? अगर मीडिया वाले कुछ गलत करे आपका एहतसाब नहीं होना चाहिए? मैंने क्या किया गलत? स्टेट बजा दे आपका एहतसाब नहीं होना चाहिए? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं होना चाहिए ना। फिर आप भी कहें कि मीडिया का कर ले मेरा एहतसाब कर ले आप लोग। जनरलों का मैंने भी बहुत दुश्मनी कर दी है, मेरा एहतसाब कर ले आप। सबका एहतसाब होना चाहिए। कर ले आप। फिर आप 9 मई वालों को भी कहें जो 9 मई को उन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने। काफी मुश्किल है सर, अब आपके मुंह से जनरल बाजवा या जनरल फैज का नाम बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए आप बातों को ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता हमारे साथ मौजूद थे। तैमूर आई एम सॉरी मैं उतना वक्त आपको नहीं दे सका, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से सलमान हजरत को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।